हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 10 एंड ये आपका पेपर कोड 1 की यूनिट है और ये यूनिट बेसिकली डिपेंड करती है हायर एजुकेशन सिस्टम में। तो हायर एजुकेशन सिस्टम का हम सेकंड जो इम्पोर्टेंट इसका आप कह सकते हो टॉपिक है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉपिक है आपका एवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। तो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि पोस्ट इंडिपेंडेंस, जब इंडिपेंडेंस मिल गई इंडिया को, उसके बाद इंडिया में हायर लर्निंग एंड रिसर्च की क्या कंडीशन थी, किस तरीके से ये इवॉल्व हुआ, ये सारी ही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो अगेन ये टॉपिक बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो मैंने ट्राई किया है कि इसको डिफरेंट पार्ट्स में मैं कवर करूं और ये आपका फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद हम बाकी के पार्ट्स भी इसके कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। तो सबसे पहले आज के पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया का हायर एजुकेशन सिस्टम जो है वो क्या है और बेसिकली कौन कौन से पार्ट हैं जो हमारे इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम के पार्ट्स हैं, वो सारे पार्ट्स हम कवर करेंगे। तो बेसिकली मैं आज के वीडियो में आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगी। अगेन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप पूरा इंट्रोडक्शन देखिए एंड जो इसके की पॉइंट्स हैं उसको आप माइंड में रख सकते हैं, उसको आप बेसिकली याद कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सच सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया अटेन इंडिपेंडेंस इन 1947, आफ्टर विच देयर वाज रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट इन साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। लिटरेसी हाउएवर रिमेन्ड हाई। तो बेसिकली अगर मैं देखूं कि अगर आप बात करिए इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम की, तो इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम लार्जेस्ट सिस्टम है वर्ल्ड में। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, इंडिपेंडेंस के बाद से 1947 के बाद से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है साइंटिफिक लेवल पे भी और टेक्नोलॉजिकल लेवल पे भी। रिसर्च एंड एजुकेशन दोनों ही फील्ड्स में बहुत ज़्यादा वर्क हुआ है। हाउएवर हम कह सकते हैं कि इलिटरेसी जो है वो अभी भी बहुत हाई है इंडिया में। द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड बाय इंडिया डिड नॉट चेंज द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ द कंट्री। एजुकेशन कंटिन्यूड to be the prime responsibility of state governments, and the union government continued to assume responsibility for the coordination of educational facilities and the maintenance of appropriate standards इन हायर एजुकेशन एंड रिसर्च एंड इन साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन। तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद भी जो इंडिया के एक थिंकिंग थी वो जो मतलब आप कह सकते हो हायर एजुकेशन के लिए वो चेंज नहीं हुई। इंडिपेंडेंस के पहले भी स्टेट गवर्नमेंट जो होती थी या जो यूनियन गवर्नमेंट, मतलब दोनों ही लेवल पे एजुकेशन को देखा जाता था। स्टेट के लेवल पे भी एजुकेशन को देखा जाता था और यूनियन लेवल पे भी। उसके बाद भी इंडिपेंडेंस के बाद भी स्टेट लेवल जो एजुकेशन का था वो और यूनियन लेवल दोनों ही लेवल पे एजुकेशन को कंसीडर किया गया। गवर्नमेंट ने ये अज्यूम किया कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोऑर्डिनेट करें एजुकेशनल फैसिलिटीज़ को और मेंटेन करें एक अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड को, कि वो स्टैंडर्ड जो है हमारा, वो बेंचमार्क जो है वो हमारा मेंटेन रहे। और इस फील्ड में इन्होंने वर्क किया, एजुकेशन में भी वर्क किया, रिसर्च में भी वर्क किया और एज वेल एज साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन 1950 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द प्लानिंग कमीशन टू प्रिपेयर अ ब्लूप्रिंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग एजुकेशन। तो 1950 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्लानिंग कमीशन बनाया और इस प्लानिंग कमीशन की जिम्मेदारी थी कि वो एक ब्लूप्रिंट तैयार करे और उसमें उस ब्लूप्रिंट में वो सारे एस्पेक्ट्स को कवर करे जो कि लाइफ से रिलेटेड हैं, जो हमारे जीवन यापन से रिलेटेड हैं, और उसमें एजुकेशन भी आपका आता था। देयर आफ्टर सक्सेसिव प्लान्स यूजली ऑन अ 5-year basis were drawn and implemented। तो उसके बाद उस रिपोर्ट के बेसिस पे एक 5-year प्लान्स बनाया गया, सक्सेसिव प्लान्स बनाए गए, मतलब 5-year प्लान्स कंप्लीट होंगे, एक 5-year प्लान होगा, उसके बाद नेक्स्ट 5-year प्लान स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बेसिस पे ही ये 5-year प्लान बनाए गए। तो मेन गोल क्या था इन प्लान का, इन 5-year प्लान्स का मेन गोल क्या था एजुकेशन से रिलेटेड? पहला था आपका टू अचीव यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, कि एक यूनिवर्सल जो हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन है, जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है, वो अचीव करना, कि सारे ही लोगों को प्राइमरी एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन अवेलेबल हो। नेक्स्ट है आपका टू इरेडिकेट इलिटरेसी। इलिटरेसी को, अशिक्षा को हम पूरी तरीके से इरेडिकेट करना चाहते थे, मतलब हम उसको ख़त्म करना चाहते थे। थर्ड है आपका टू इस्टेब्लिश वोकेशनल एंड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम। थर्ड था आपका कि वोकेशनल या स्किल बेस्ड जो जितने भी प्रोग्राम होते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं जो कि आपके स्किल पे बेस्ड होते हैं, जो कि आपकी कुशलता पे बेस्ड होते हैं, वो सारे जो आपके प्रोग्राम हैं वो
इस्टेब्लिश किए जाएं और उस तरीके की ट्रेनिंग लोगों को दी जाए। फोर्थ पॉइंट था आपका टू अपग्रेड स्टैंडर्ड्स एंड मॉडर्नाइज all stages of education with a special emphasis on technical education, science and environmental education, on morality and on the relationship between school and work। और उसके साथ साथ इन्होंने सारे स्टैंडर्ड्स को अपग्रेड किया, जो मतलब ब्रिटिश जब कॉलोनी थी इंडिया उस टाइम पे जो स्टैंडर्ड्स थे उस स्टैंडर्ड्स को रिवाइज किया और उसको अपग्रेड किया। उसके अलावा एजुकेशन को मॉडर्नाइज करने की बात की गई सारे ही स्टेजेस पे, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन हो, चाहे साइंस हो, चाहे एनवायरमेंट एजुकेशन हो या मोरालिटी हो, सारे ही स्टेजेस पे एजुकेशन को मॉडर्नाइज करने की बात की गई। इसके अलावा जो रिलेशनशिप थी, जो स्कूल एंड वर्क का रिलेशनशिप था, उसको भी बहुत ज़्यादा एम्फसाइज हुआ कि किस तरीके से स्कूल में ऐसी एजुकेशन हो ताकि हम वर्क के टाइम पे, जब हम वर्क कर रहे हैं या अपनी लाइफ में जब हमें जॉब मिल रही है उस टाइम पे हम स्कूल की एजुकेशन को जॉब में यूटिलाइज करें। तो ये की एरियाज़ थे जहाँ पे जो 5 ईयर प्लान्स होते हैं जिस पे फोकस करते हैं, और ये की एरियाज़ हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम करती है। फिफ्थ है आपका टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर हायर क्वालिटी एजुकेशन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। और नेक्स्ट इनका जो एक मतलब इम्पॉर्टेंट गोल था वो ये था कि हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना सारी ही डिस्ट्रिक्ट में कंट्री के। मतलब ऐसा ना हो कि आप दिल्ली में हो तो दिल्ली में ही आपको हायर एजुकेशन प्रोवाइड हो पा रही है, या आप कहीं पे किसी एक बहुत दूर एरिया में हो, बिहार में रह रहे हो और वहाँ पे कोई आपके पास हायर एजुकेशन का कोई सोर्स ना हो। ऐसा नहीं करना, ये चाहते थे कि सारी ही डिस्ट्रिक्ट में, पूरी कंट्री के हर एक डिस्ट्रिक्ट में हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड हो सके। नेक्स्ट, फ्रॉम 1947 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो अपॉइंटेड 3 इंपॉर्टेंट कमीशन फॉर सजेस्टिंग एजुकेशन रिफॉर्म्स। तो 1947 के बाद इंडिया ने 3 इंपॉर्टेंट कमीशंस बनाए और उस कमीशंस के थ्रू उनका काम क्या था कमीशन का? उन कमीशन का काम था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सजेस्ट करना कि कौन से एजुकेशनल रिफॉर्म्स हम ला सकते हैं, कौन कौन से चेंजेस हम ला सकते हैं, किस तरीके से हम एजुकेशन को चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, रिफॉर्म कर सकते हैं। द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन इन 1949 मेड वैल्यूएबल रिकमेंडेशन रिगार्डिंग द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्सेज, टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन, मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन, स्टूडेंट सर्विसेज एंड द रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर। तो ये जो पहला आपका कमीशन था वो था द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसका जो 1949 के टाइम पे था। तो ये आपको याद रखना है। तो ये इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी? इन्होंने बोला कि आपको सबसे पहले तो जो आपके कोर्सेज हैं उनको रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। जो भी कोर्सेज आप दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, इनको आप रीऑर्गेनाइज करिए। उसके बाद उनको जो हमारा इवैल्यूएशन की टेक्निक्स है, उन इवैल्यूएशन की टेक्निक्स को चेंज करिए, वो हमारी चेंज होनी चाहिए। हमें डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं वो हमको यूज़ करने चाहिए। उसके अलावा मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन, आप किस तरीके से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको कौन से मीडिया से आप पढ़ा रहे हैं, किस मीडियम में आप उनको पढ़ा रहे हैं, या क्या क्या मेथड लेके आप उनको पढ़ा रहे हैं, ये सारे मेथड में भी चेंजेस लाए गए। उसके अलावा स्टूडेंट सर्विसेज को इम्प्रूव किया गया, रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स को बढ़ाया गया। टीचर्स जो पहले होते थे बहुत कम होते थे, उसके बाद उसको भी इंक्रीज किया गया। द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ऑफ 1952 टू 1953। तो अगेन ये नेक्स्ट आपका जो कमीशन था वो था द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। इसने फोकस किया मेनली ऑन सेकेंडरी एंड टीचर एजुकेशन पे। इनका पूरा फोकस आपका जो सेकेंडरी था एजुकेशन सिस्टम था उस पे था और टीचर एजुकेशन पे था। द एजुकेशन कमीशन ऑफ 1964 टू 1966 मेड अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ द एंटायर फील्ड ऑफ एजुकेशन। उसके अलावा जो थर्ड कमीशन था आपका द एजुकेशन कमीशन ऑफ 1964 टू 1966, इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू किया एंटायर फील्ड ऑफ एजुकेशन का। मतलब जितनी भी पूरी भी फील्ड ऑफ एजुकेशन थी, चाहे वो आपका हायर एजुकेशन हो, चाहे टेक्निकल एजुकेशन हो, चाहे आपका प्राइमरी एजुकेशन हो, इन सारे ही जो फील्ड ऑफ एरियाज थी, फील्ड ऑफ एजुकेशन थी, उन सारे ही एजुकेशन को इन्होंने रिव्यू किया। और उसके अलावा इट डेवलप अ नेशनल पैटर्न फॉर ऑल स्टेजेस ऑफ एजुकेशन। इन्होंने एक, आप कह सकते हैं कि इन्होंने एक पैटर्न बनाया कि किस तरीके से हमें कौन सा पैटर्न फॉलो करना है, जिसकी वजह से सारे ही जितने ही स्टेट्स हैं पूरे इंडिया में, वो सारे ही स्टेट एक पर्टिकुलर पैटर्न ही फॉलो करें और उससे हम एजुकेशन को एम्फसाइज करें या एजुकेशन को हम रिफॉर्म करें। The Commission's report led to a resolution on a national policy on education formally issued by the Government of India in July 1968। तो बाद में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जुलाई 1968 में जो एक प्रॉपर रिपोर्ट थी वो पब्लिश करी, एक रिजोल्यूशन पास किया और वो रिजोल्यूशन का नाम था या आप उसको बोल सकते हैं कि एक नेशनल पॉलिसी फॉर एजुकेशन वो करी, इन्होंने लॉन्च करी और उसी के बेसिस पे इंडिया में एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ।
इसके अलावा इस पॉलिसी को रिवाइज किया गया 1986 में, जस्ट अ सेकेंड, 1986 में इसको रिवाइज किया गया। द न्यू पॉलिसी एम्फसाइज एजुकेशनल, टेक्नोलॉजी, एथिक्स एंड नेशनल इंटीग्रेशन। तो जो न्यू पॉलिसी, तो जो रिवाइज करने के बाद जो नई पॉलिसी बन के आई, उसका एम्फसाइज किस पे था? इसका एम्फसाइज था टेक्निकल एजुकेशन पे, या आप कह सकते हो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पे, एथिक्स पे एंड नेशनल इंटीग्रेशन पे। ये तीन चीज़ों पे इसका जो एम्फसाइज था वो था। पहला था आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, किस तरीके की टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं एजुकेशन में। दूसरा था आपका एथिक्स, क्या हमारे एथिक्स हैं, जो प्रॉपर एथिक्स हम यूज़ कर रहे हैं एजुकेशन में। और इसके अलावा नेशनल इंटीग्रेशन, की पूरे ही कंट्री में ये सारे जो पॉलिसीज़ हैं हमारी, ये थ्रू आउट द कंट्री, पैन नेशन में हमारे इम्प्रूव्ड हो और वहाँ पे वो इम्प्लीमेंट हो। A core curriculum was introduced to provide a common scheme of studies throughout the कंट्री। तो इसके लिए क्या किया गया? एक कोर करिकुलम बनाया गया, मतलब अब सारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी, जितने भी कॉलेजेस थे, जितने भी स्कूल्स थे, सब में एक कोर करिकुलम ही चलने लगा। और उसकी वजह से क्या हुआ? एक कॉमन स्कीम डेवलप हुई थ्रू आउट द कंट्री, मतलब पूरे ही कंट्री में। The National Department of Education was a part of Ministry of Human Resource Development headed by a cabinet minister। तो इसके अलावा इन्होंने नेशनल डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन भी बनाया, जो कि पार्ट था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, और उसके जो हेड होते थे वो कैबिनेट मिनिस्टर होते थे। A central advisory board of education counseled the national and state government। इसके अलावा एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन बनाया गया, जो कि काउंसिल करता था नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों ही गवर्नमेंट को। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेशनल डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हो गया, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन हो गया, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। देयर वर सेवरल ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अटैच टू द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। उसके अलावा बहुत सारे ऑटोनोमस जो ऑर्गेनाइजेशंस थे वो बनाए गए, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के ही पार्ट थे, बट उनको अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई। कौन कौन से ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन थे? द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडीज वर द ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो कि आपका 1945 में बनाया गया था। उसके बाद आपका था यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, दैट इज यूजीसी, जो कि आपका 1953 में बनाया गया था। उसके बाद था आपका द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो कि आपका 1961 में बनाया गया था। तो ये 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं जिनको बनाया गया था फॉर द overall you can say the overall implementations of policies of government and for regulating the overall education system of the government of India. Okay, the first body advised the government on technical education and maintain standards for the development of technical education। तो जो पहली बॉडी थी, जो कि आपका था ये ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये गवर्नमेंट को एडवाइस करते थे टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर, और इसके अलावा ये स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते थे सारे ही टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में या टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ में। द सेकेंड बॉडी दैट इज यूजीसी प्रमोटेड द कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड डिटरमाइन द मेंटेन्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग, एग्जामिनेशन एंड रिसर्च इन द यूनिवर्सिटीज़। तो सेकेंड बॉडी जो कि यूजीसी थी, उसने क्या किया? उसने प्रमोट किया और कोऑर्डिनेट किया यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन को, और उसके अलावा इन्होंने स्टैंडर्ड्स को भी मेंटेन करने की कोशिश की, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो एग्जामिनेशन से रिलेटेड हो, और चाहे वो रिसर्च से रिलेटेड हो। इट हैड द अथॉरिटी टू इंक्वायर इनटू द फाइनेंशियल मेथड्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ एंड टू एलोकेट ग्रांट। इसके अलावा इसका एक और काम था, वो ये था कि इसके पास अथॉरिटी थी कि वो इंक्वायर करे कि फाइनेंशियल मेथड्स क्या हैं, यूनिवर्सिटीज़ कहाँ से पैसे ला रही हैं, और उसके अलावा उनको वो ग्रांट भी एलोकेट करता था, मतलब उनको वो पैसे भी देता था या वित्तीय सहायता भी वहाँ पे देता था। द थर्ड बॉडी वर्क टू अपग्रेड द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड असिस्टेड एंड एडवाइज द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स पॉलिसीज एंड मेजर प्रोग्राम इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो जो आपका टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था, जो कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग था, उसका क्या काम था? उसका काम था कि वो क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन को देखे, उसको अपग्रेड करे, उसकी क्वालिटी पे फोकस करे, और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को भी असिस्ट करे एंड एडवाइस करे फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स पॉलिसीज एंड मेजर प्रोग्राम इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स जो भी अपनी पॉलिसीज बनाता था, प्रोग्राम बनाता था, उसका इम्प्लीमेंटेशन आपका ये थर्ड जो है, जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, ये इम्प्लीमेंट करता था, और इसके साथ साथ ये देखता था कि स्कूल एजुकेशन में जो क्वालिटी है वो अच्छी है एंड अपग्रेडेड है।
Okay, the central government ran and maintained about 1000 central schools for children of central government employees. इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1000 सेंट्रल स्कूल्स भी बनाए जिसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते थे उनके बच्चे पढ़ सकते थे. इट ऑल्सो डेवलप्ड स्कूल्स ऑफरिंग क्वालिटी एजुकेशन टू क्वालिफाइड हाई अचीवर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ एबिलिटी टू पे और सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड. इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसे भी स्कूल्स बनाए जहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन दी जाती थी हाई अचीवर्स के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग के बच्चे होते थे, उनके लिए स्पेशली स्कूल्स बनाए गए जहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन दी जाती थी. और अगर वो नहीं भी पे कर सकते थे, मतलब उनकी अगर कैपेसिटी नहीं भी थी, उनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड लो था, तभी वो वहाँ पे एडमिशन ले सकते थे और वहाँ पे एजुकेशन पा सकते थे. The 7th 5-year plan, that is 1985 to 90, specified that one such विद्यालय would be set up in each district. तो जो 7th 5-year plan था, that is जो उसका टाइम पीरियड था वो था 1985 से 90 के बीच का. उन्होंने बोला कि एक ऐसा विद्यालय जो हाई अचीवर्स के लिए हो, ये हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए. द स्टेट गवर्नमेंट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल अदर एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन. उसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट होती थी वो हर एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती थी. कंडीशंस इन जनरल वर नॉट सेटिस्फैक्ट्री ऑल्दो दे वरीड फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. अगेन जो कंडीशंस थी गवर्नमेंट की, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के बाद हायर एजुकेशन या एजुकेशन की जो कंडीशन थी वो उतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी. बट अगेन ये स्टेट से स्टेट में वेरी करता था. हो सकता है कुछ स्टेट में वहाँ जो एजुकेशन की कंडीशन थी वो बहुत अच्छी थी, कुछ स्टेट ऐसे थे जहाँ पे एजुकेशन की स्टैंडर्ड नहीं अच्छे थे. हायर एजुकेशन वॉज प्रोवाइडेड इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस. और जो हायर एजुकेशन थी वो या तो यूनिवर्सिटीज़ में प्रोवाइड की जाती थी या फिर कॉलेजेस में प्रोवाइड की जाती थी. फ्रॉम द 1950th to the 80s the number of educational institute in India tripled. अब उसके बाद जो कंडीशन थी एजुकेशन की, हायर एजुकेशन की, वो अच्छी हो गई, इम्प्रूव हो गई. इम्प्रूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुई? 1950 से स्टार्ट हुई 1980 तक. वहाँ पे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स थे ये ट्रिपल्ड हो गए, मतलब 3 गुना हो गए. द प्राइमरी स्कूल्स स्पेशली एक्सपीरियंस्ड रैपिड ग्रोथ बिकॉज ऑफ स्टेट गेव हाईएस्ट प्रायोरिटी टू द universalization of elementary education in order to fulfill the constitutional derivative to provide universal, free and compulsory education for all children up to the age of 14. तो इसके अलावा जो प्राइमरी स्कूल थे उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बेटर हो गई यहाँ पे, क्योंकि हमारे उसमें बोला गया है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव है उसमें बोला गया है कि जो बच्चे हैं जिनकी एज 14 साल से कम की है या 14 साल तक के बच्चों को वहाँ पे कंपलसरी एजुकेशन उनको होनी चाहिए और उनको यूनिवर्सल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए. तो इस चीज़ को फुलफिल करने के लिए प्राइमरी स्कूल में बहुत ज़्यादा वर्क किया गया और प्राइमरी स्कूल की कंडीशन बहुत ज़्यादा बेटर हो गई. Most but not all children had a primary school within 1 kilometer, that is 0.6 miles of their home. इसके अलावा ये भी बोला गया कि जो चिल्ड्रन हैं उनको ज़्यादातर बच्चों को ऐसा होना चाहिए कि उनके जो प्राइमरी स्कूल हो वो उनके घर से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे होने चाहिए. A large percentage of these schools, however, were understaffed and did not have एडुकेट फैसिलिटीज़. इसके अलावा ऐसा तो किया गया कि वहाँ पे प्राइमरी स्कूल को इस्टेब्लिश कर दिया गया, बट ज़्यादातर प्राइमरी स्कूल ऐसे थे जहाँ पे ना ही एडुकेट फैसिलिटीज़ थी, मतलब उनकी फैसिलिटीज़ भी अच्छी नहीं थी, और उसके अलावा वो अंडर स्टाफ भी थे, मतलब वहाँ पे टीचर्स भी नहीं थे. द गवर्नमेंट व्हेन इट रिवाइज द नेशनल पॉलिसी फॉर एजुकेशन इन 1986 रिजॉल्व दैट ऑल चिल्ड्रन हु अटेन द एज ऑफ 19 ईयर बाय 1990 वुड हैव 5 years ऑफ फॉर्मल स्कूलिंग और इट्स इक्विवेलेंट. तो इसके अलावा 1990 में, मतलब 1986 में गवर्नमेंट ने बोला कि 1990 तक जितने भी बच्चे 19 साल के एज के हो गए हैं उनको 5 साल की फॉर्मल स्कूलिंग लेनी पड़ेगी, जो कि आपका 10+2+3 वाला 10+3+2 वाला. ओके नहीं, ये जो पहले मैंने बोला 10th का मतलब हो गया आपने 10th किया, उसके बाद आपने 2 दैट इज़ इंटरमीडिएट +3 मतलब ग्रेजुएशन. उसके बाद अगर आप यहाँ पे वो लगाते हो, मतलब आप मान लीजिए कि आपने यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लगाई है तो +2 हो गया. तो मतलब इन्होंने बोला कि 12th के बाद +3+2 का जो ये है सिचुएशन, ये सबको फॉलो करना पड़ेगा. ओके, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों पे एम्फेसाइज किया गया. तो इन्होंने बोला कि 1990 तक जिसकी भी 19 साल की एज हो जाएगी उसको 5 years ऑफ फॉर्मल स्कूलिंग या उसके बाद का इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा. प्लान्स या लेना चाहिए. प्लान्स वर ऑल्सो मेड टू इम्प्रूव और एक्सपैंड एडल्ट एंड नॉन फॉर्मल
सिस्टम ऑफ एजुकेशन। इसके अलावा बहुत सारे प्लान्स बनाए गए जिसके थ्रू जो एडल्ट एजुकेशन था या नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन था उसको भी इम्प्रूव किया गया। डिसेंशंस अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, इंडस्ट्रियलिस्ट, businessman, teacher, politician, student politician and other group and consequent politicization of education hampered progress at every stage however। बट उसके अलावा भी इतने सारे पॉलिसीज़ बनाने के बावजूद जो डिफरेंट पार्टीज़ थी, जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे स्टूडेंट पॉलिटिशियन हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, इन लोगों की वजह से इन लोगों ने बहुत ज़्यादा जो राजनीतिकरण किया एजुकेशन का और उसकी वजह से एजुकेशन बहुत ज़्यादा हैम्पर्ड हुई। जो स्टेज जो प्रोग्रेस थी वो बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत ज़्यादा रुकावटें आई। तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था अबाउट हायर एजुकेशन एंड रिसर्च एंड द कंडीशन ऑफ एजुकेशन आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा इन इंडिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रोथ ऑफ हायर एजुकेशन। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।